हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और एंजॉय करें। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। जो हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद अगर हम बात करें जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। बेसिकली जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये बने थे हमारे 1773 में। जो हमारे चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे हमारे विलियम बेंटिक। ये हमारे थर्ड चार्टर एक्ट में बनी थी जो हमारे 1833 में आया था। उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो थे लॉर्ड कैनिंग। वो जो हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसके बाद जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनका नाम उसका पोस्ट को चेंज करके वाइसरॉय का पोस्ट कर दिया था आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। गवर्नर जनरल जो इम्पोर्टेंट थे और उसके वर्क के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे आते हैं लॉर्ड मिंटो। इनके टाइम पीरियड में हमारे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये हो गया हमारा लॉर्ड मिंटो का। उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग के तो जो पिंडारिस को सप्रेस किया था इनके टाइम पीरियड में। पिंडारिस बेसिकली लुटेरे हुआ करते थे। उसके बाद जो मराठा यूनियन को मराठा उसको एंड किया था जो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में मराठा एंड हो गया था पूरा मराठा एम्पायर। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर जिसे नाला पानी वॉर भी कहते हैं 1814 टू 1816 में इनके टाइम पीरियड में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सबसे जो काम अच्छा काम किया था इन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया था। उसके बाद इन्होंने जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की इस्टेब्लिश फाउंडेशन करी थी 1835 में और अपॉइंटमेंट किया था डिविजनल कमिश्नर के पोस्ट का। तो ये हमारे तीन हो गए लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद बात करते हैं हम लॉर्ड ऑकलैंड। इन्होंने हमारे शेरशाह सूरी रोड का नाम चेंज करके ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था। शेरशाह सूरी का नाम चेंज करके ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये हमारे हो गए लॉर्ड ऑकलैंड का। अगर हम लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था और इन्होंने स्टॉप नरवली की प्रैक्टिस स्टॉप कराई थी लॉर्ड हार्डिंगे ने। तो ये हमारे लॉर्ड हार्डिंगे का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी के सबसे पहले इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स की इम्प्लीमेंट किया था। बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स ये हुआ करता था कि किसी किंग का बेटा नहीं है, अगर उसके किसी किंग का सन नहीं है तो उसका उसका राज्य ब्रिटिशर्स अपने अंदर ले लेगी। तो ये हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स में था। उसके बाद शिमला जो हमारी समर कैपिटल बनाई गई थी इंडिया के इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। और अवध को एलिगेशन ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हीं के टाइम पीरियड में। अवध जो बेसिकली इन्होंने ये बोला था कि अवध के राजा सही से अवध को चला नहीं रहे, अवध के किंगडम को, तो इन्होंने अवध को डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स में ले लिया था मैल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और 1853 में इन्होंने इनके टाइम पीरियड में जो हमारी फर्स्ट रेल चली थी बॉम्बे टू थाने जो कि 34 किलोमीटर थी चली थी और 13 कैरेज थे उसमें। तो ये और जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राम थी वो भी बिटवीन कलकत्ता टू आगरा वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में था। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया काफी। ठीक है, हो गया हमारे लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। उसके बाद कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी।
एंड द विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में पास हुआ था 1856 में। और आईपीसी इंडियन पैनल कोड वो भी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी 1861 में इन्हीं के टाइम पीरियड में। तो ये हमारे लॉर्ड कैनिंग का टाइम का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी के। लॉर्ड मेयो, जो हमारी फर्स्ट सेंसस हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुई थी फर्स्ट सेंसस। लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड हमारी फर्स्ट सेंसस हुई थी। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी 1872 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। इनको वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो हमारी फर्स्ट रियल सेंसस हुई थी 1881 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। सेंसस तो हमारी लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में थी, लेकिन एक्यूरेट सेंसस जो सही से सेंसस टुक प्लेस हुई थी मतलब वो लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये भी कहा जाता है इनको। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पास हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम में, ये इन्हीं के टाइम पीरियड में एंड हो गया था। और उन्होंने फैक्ट्री एक्ट भी पास किया था 1881 में। और म्युनिसिपैलिटीज का भी फॉर्म इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था, बेसिकली इन्हीं ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। अगर लॉर्ड डफरिन की बात करें हम, तो आईएनसी की जो 1885 में जो स्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के हेल्प से, जो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी लॉर्ड डफरिन की। और जो हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1887 में, वो भी लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में ही हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा हाथ है पार्टीशन ऑफ बंगाल कराने में, जो कि 1905 में हुआ था। उसके बाद सीआईडी की स्टेब्लिशमेंट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था 1902 में। हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस से भी कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फादर ऑफ इंडियन। और जो हमारी डीएम की जो पोस्ट है इसकी स्टैब्लिशमेंट भी इन्होंने किया था। और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो हमारी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम थी, जिसे जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। तो और समझ लेते हैं हमारी जमींदारी सिस्टम था क्या। मान लीजिए हमारे विलेज है, तो ये विलेज में मान लीजिए 50-60 जितने लोग भी रहते हैं, तो इसमें से इन्होंने ये सोचा कि भाई हम किसके किसके घर जाएंगे टैक्स मांगने के लिए। ये भी है यहाँ पे, ये भी रहता है, ये भी रहता है, हर कोई रहता है यहाँ पे। तो कभी कोई खेत गया हो, कभी कोई रिश्तेदार के यहाँ, तो कहाँ कहाँ ढूंढेगी, तो उसने यहाँ पे ढूंढा जो सबसे स्ट्रांग आदमी, जिसका मतलब नाम चलता हो यहाँ पे, पैसे वाला आदमी हो। तो उसने उससे बात की, बोल भाई तू सुन, तुम्हारे एक काम कर, तुझे ना इस गांव से टैक्स लेने हैं। तो उसने बोला मेरा क्या फायदा है इसमें। तो उसने बोला अगर तू 11 रुपए लेगा तो 10 रुपए हमारे जेब में जाएंगे और 1 रुपए तेरे जेब में जाएगा उसमें से। तो वो समझ गया कि इसका फायदा हो रहा है इसमें, तो वही मान गया इसमें। तो ये हम तो इसके कारण ये होता था कि अगर कोई पीजेंट अपना टैक्स पे नहीं कर पा रहा तो उसकी जमीन हड़प लेता था ये जमींदार। इसी के कारण आप देख रहे हो आज जमींदार कितनी काफी ज्यादा जमीन हो गई थी जमींदारों के पास। तो यही था हमारा जमींदारी सिस्टम, जो कि हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टेब्लिशमेंट की थी। ये समझ गया होगा, आगे होगा आपको। इसके बाद हम बात करें थॉमस मुनरो। इन्होंने क्या था रयतवारी सिस्टम का स्टेब्लिशमेंट। जैसे कि हमारी जमींदारी सिस्टम आया था परमानेंट सिस्टम, वैसे रयतवारी सिस्टम भी था एक। ये भी वो टैक्स वसूली करने का एक तरीका था ये भी, जो कि थॉमस मुनरो के। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बारे में इन्होंने बेसिकली इनके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। जो
जो हमारी एक महल, एक तुम्हारा हो गया जमींदारी सिस्टम जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। एक होता हमारा रियायतवारी सिस्टम, एक होता हमारे महलवारी सिस्टम। ये तीन सिस्टम थे हमारे, ये तीनों चीज था हमारा। ये हमारे सारे हो गए। एक बार हम ना रियायतवारी सिस्टम और ये महलवारी सिस्टम ही देख ही लेते हैं। तो बेसिकली हमारे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या आता है कि हमारे ये पीजेंट हो गए हमारे, ये पहले जमींदार को दे देते हैं। पीजेंट्स जो थे पहले हमारे जमींदार को टैक्स दे देते हो। फिर जमींदार वो टैक्स ब्रिटिश को दे देते, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये हमारा होता था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो इन्होंने थॉमस मनरो ने ये किया, रियायतवारी सिस्टम में देखा कि किसान परेशान हो रहे हैं इसमें, तो इन्होंने बीच से जमींदार को ही हटा दिया। इन्होंने सीधा तो हमें टैक्स दो, जमींदार का सिस्टम हटाओ बीच से। तो ये था हमारा रियायतवारी सिस्टम। अब हम बात करते हैं जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम, इसमें इन्होंने बेसिकली ये कर दिया था कि इन्होंने गांव को डिसाइड किया, गांव को इन्होंने महल बोला। तो इस गांव में इन्होंने ये बोला कि जैसे ये कोई विलेज है, इस विलेज से हमें चाहिए 1000 रुपये। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि कोई आदमी, इसमें सब आदमी बराबर पैसे देंगे। तो इन्होंने बस ये बोला कि इस विलेज से हमें इतने रुपए चाहिए, हमें ये रुपए मिलने चाहिए। इन्होंने एक आदमी ऐसा उसके लिए रख दिया कि हमें ये आदमी इतने पैसे कलेक्ट करके देगा, और ये नहीं बोला कि इस सबको इतने इतने पैसे देने। बस इनका ये मतलब था कि इस गांव से मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। तो ये हमारा महलवारी सिस्टम था। इंट्रोड्यूस तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट कराना था हर जगह, इस पे मतलब इसको हर जगह इम्प्लीमेंट कराना था, वो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से जाना जाता है ये महलवारी सिस्टम। तो ये हमारे हो गए सारे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू।